हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आज के अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल की तुलना में अधिक व्यावहारिक प्रतीत होता है। इसमें अनेक कमियां हैं। अनेक विद्वानों ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कड़ी आलोचना की है। पहला, आत्मा की उपेक्षा। मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आत्मा की उपेक्षा की है, जो कि अनुपयुक्त है। यद्यपि पदार्थ हमें दृष्टिगोचर होते हैं और आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, फिर भी व्यक्ति पर आत्मा की सत्ता का प्रभाव वैयक्तिक अनुभव के आधार पर स्वयं सिद्ध है। आत्मा की अनुभूति इंद्रियों के ज्ञान से अधिक प्रबल होती है। नंबर 2, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यंत अस्पष्ट। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने आप में नितांत अस्पष्ट और थोथी दार्शनिक मान्यता है। मार्क्स ने इसका पूर्ण विवेचन नहीं किया है। वेपर का कथन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा अत्यंत गूढ़ व अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स व एंजिल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेनिन का भी मत है कि मार्क्स के भौतिकवाद द्वंद्ववाद को हीगल के आदर्शवाद का अध्ययन किए बिना नहीं समझा जा सकता। तीसरा, असंगतिपूर्ण अवधारणा। मार्क्स की द्वंद्वात्मक अवधारणा असंगतिपूर्ण है। एक स्थान पर मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उसके द्वारा जो उद्बोधन किया गया है, वह उससे भी यह स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है। लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद प्रतिवाद संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है, तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है। ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक नहीं हो पाया है जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके। चौथा, अत्यंत भौतिकवादी दर्शन। मार्क्स की विचारधारा अत्यंत भौतिकवादी है। आपका मत है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानवीय संतुष्टि की आधारशिला है और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मार्क्स का यह मूल्यांकन संकुचित और त्रुटिपूर्ण है। ऐसा कहकर आपने मानव की चेतना शक्ति को नकारा है। पदार्थ में स्वयं कोई गति नहीं होती, वे तो चेतना शक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की क्रांति का पोषक है, उसका आधार भी श्रमिक वर्ग में उत्पन्न चेतना ही है, जो उसमें पूंजीवाद के विरुद्ध भावना पैदा करती है। पांचवा, दोषपूर्ण पद्धति। मार्क्स द्वारा बताई गई वाद प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाएं भी दोषपूर्ण और काल्पनिक हैं। इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें कोई अंतिम अवस्था नहीं है। नंबर 6, खतरनाक पद्धति। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक भी है। आप मानव को बाह्य शक्तियों अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास बनाते हैं और इसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि हम मार्क्स के इन विचारों को ग्रहण कर लें, तो इसका अर्थ यह होगा कि मानवीय दर्शन और विचार में नए समाज की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार मार्क्स हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकालकर दूसरे प्रकार के भाग्यवाद की ओर ले जाता है। सातवां, मानवीय इतिहास केवल उत्थान की कहानी नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की एक त्रुटि यह भी है कि ये इतिहास को सदैव उन्नति की ओर बढ़ने वाला मानते हैं, जबकि मानवीय इतिहास उत्थान और पतन दोनों की कहानी है। 8वां नंबर है हमारा पॉइंट, अनुपयुक्त उदाहरण। भौतिकवादी द्वंद्ववाद को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स द्वारा दिए गए उदाहरण भी अनुपयुक्त हैं। जैसे मार्क्स बर्फ और पानी को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं, जो कि उचित नहीं है। ये एक ही वस्तु की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व, उद्देश्य व उपयोगिता। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का यद्यपि कई विद्वानों ने आलोचना की है, किंतु इसका महत्व, उपयोगिता व उद्देश्य भी है, जो कि इस प्रकार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ उद्देश्यों को लेकर किया था। नंबर 1, पूंजीवाद का अंत एवं समाजवाद की स्थापना। मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते थे कि पूंजीवादी समाज का विनाश अनिवार्य है, क्योंकि इसके विरोध के बीच स्वयं इसमें ही अंतर्निहित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि समाज गतिशील एवं परिवर्तनशील है। पुरातन का विनाश व नवीन का उद्भव ही विकास का नियम है। पूंजीवाद की निजी संपत्ति शोषण, जमींदारों के अधीन किसानों की
परतंत्रता भी चिरस्थायी नहीं हो सकती। एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था का स्थान समाजवादी व्यवस्था अवश्य ले लेगी। नंबर 2, मजदूर क्रांति का आह्वान एवं औचित्य। द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर ही मार्क्स ने मजदूर क्रांति और समाजवादी क्रांति को आवश्यक व उचित ठहराया है। यद्यपि परिवर्तन के नियमों के अनुसार समाजवाद तो आना है, किंतु क्रांति के द्वारा उसे शीघ्र लाया जा सकता है और पूंजीवाद को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 3, परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मार्क्स का द्वंद्ववाद हमें विश्व में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में पारस्परिक संबंधों और कारणों को भी बताता है। नंबर 4, वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले दो वर्गों, पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के संघर्ष को अनिवार्य माना। इन दोनों ही वर्गों के हित अलग अलग हैं, अतः अपने हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से परस्पर संघर्ष करते हैं। यही द्वंद्ववाद का नियम भी है। नंबर 5वां पॉइंट है हमारा, पूंजीपतियों के लिए चेतावनी सूचक। मार्क्स ने अपनी कृति दास कैपिटल में लिखा है कि हीगल के समय में द्वंद्ववाद अपने रहस्यात्मक रूप में एक फैशन की तरह प्रत्येक चीज़ पर लागू कर दिया जाता था, किंतु अपने तार्किक रूप में वह पूंजीपतियों और अपने समर्थकों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करने लगा है, क्योंकि द्वंद्ववाद की सहायता से जहाँ एक और विद्यमान सभी चीज़ों में विषय से प्रत्यक्ष बोध संभव हुआ, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि वस्तु का एक विरोधी तत्व होता है जो एक स्तर पर जाकर अनिवार्य रूप से विस्फोटित होता है। यह द्वंद्ववाद पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी स्वरूप इसलिए है क्योंकि इस सत्य को यह भी प्रकट करता है कि उनका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रत्येक वस्तु को परिवर्तन के बहाव से गुजरना ही है। तो यह थी हमारी कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का महत्व एवं उपयोगिता। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।